ये क्या, सुई से धागा भी निकल गया। उफ़ो। ये कहकर सावित्री ने पहले अपना चश्मा ठीक किया और फिर बड़े ध्यान से मशीन की सुई में धागा डालने लगी। और तभी उसके पति किशोर उसके पास आकर बोले, डॉक्टर ने मना किया है बारीक काम करने को, लेकिन तुम तो झांसी की रानी हो ना। लाओ इधर दो, मैं डाल कर देता हूँ सुई में धागा। अरे पर आपको किसने कहा इतनी रात को जगने को? सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है और जाऊंगा भी, ठीक वैसे जैसे तुम सुबह को घर के सारे काम करोगी, वो भी पूरी रात इस सिलाई मशीन में माथा खपाने के बाद। अरे मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए मशीन लेकर बैठ गई। मुझसे झूठ बोलोगी तब समझता हूँ कि रवि और सूरज अपने कॉलेज की पिकनिक पर जा सके, इसके लिए ही इतनी बड़ी आफत पड़ी है ना। बोलो। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सावित्री, मैंने पैसे देने से इसीलिए मना किया क्योंकि वाकई इस महीने थोड़ी तंगी थी, वरना तो मैं जानती हूँ जी, और इसीलिए तो मैंने भी आपसे जिद नहीं की। और अगर मेरे थोड़ा काम कर लेने से दोनों बच्चों का मन रह जाता है तो उसमें बुराई ही क्या है? बुराई तो कुछ नहीं, बस हमारे बच्चों में इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि वो तुम्हारी इस मेहनत की कद्र करें। बस इसी उम्मीद के साथ वक्त बीतता गया। किशोर और सावित्री के दो बेटे थे, रवि और सूरज। दोनों बेटों को बिल्कुल सही वक्त पर बढ़िया नौकरी मिल गई और घर के हालात पहले से कहीं बेहतर हो गए। और फिर एक दिन, माँ, इस वीकेंड पर सब लोग मनाली चलते हैं, क्यों पापा? अब हाँ, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। इस संडे को मेरा कुछ और प्लान है और आप सबको भी मेरे साथ ही चलना है। ओफो माँ, प्लीज, मेरा मूड नहीं है बाबा जी के सत्संग में जाने का। चुप कर, सत्संग नहीं ले जा रही, बल्कि तुम दोनों के रिश्ते की बात करने जाना है। ये कब हुआ? अरे वो मेरी सहेली है ना विभा, उसने बताया है रिश्ता। दोनों सगी बहनें हैं, साक्षी और मीनाक्षी। दोनों पढ़ी लिखी, समझदार और जॉब करने वाली लड़कियां हैं, जैसे कि तुम दोनों चाहते थे। लगा तो सबको यही था, लेकिन दोनों भाइयों की शादी के बाद जो हुआ वो सबकी सोच से परे था। बड़े भाई रवि की शादी हुई साक्षी से और छोटे भाई सूरज की पत्नी बनी मीनाक्षी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद जब मैंने कहा था तुझसे कि मेरे आने तक खाना बना लेना, तो फिर क्यों नहीं बनाया तूने? क्यों? मैं क्यों बनाऊं? मैं भी तो ऑफिस से थक कर आती हूँ, और फिर एक दो लोगों का बनाना हो तो बात अलग है। यहाँ तो पूरे कुंबे का खाना पकाना होता है, सब कुछ मैं अकेले क्यों करूँ? अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? अब खाना ही तो बनाना है। जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये कहकर सावित्री खाना बनाने लगी और साक्षी और मीनाक्षी पहले तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। असल में ये दोनों बहनें आपस में लड़ने का सिर्फ नाटक कर रही थी, ताकि इनका झगड़ा सुलझाने के चक्कर में सावित्री खुद से खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ले। धीरे धीरे घर के सारे काम इन दोनों बहनों ने सावित्री पर ही डाल दिए और फिर एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। कितनी बार समझाया है तुम्हें सावित्री कि अब बस करो, लेकिन तुम्हें न जाने कब इस घर के कामों से मुक्ति मिलेगी। देखो, अब पड़ गई ना बीमार। अब बताओ, यहाँ किसके पास समय है तुम्हारी सेवा करने का? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? साक्षी, तुम कुछ दिनों की लीव ले लो और घर रहकर माँ का ख्याल रखो। अरे पर मैं अभी कैसे लीव ले सकती हूँ? मंथ क्लोजिंग का टाइम है। सॉरी बट अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं भाभी, मीनाक्षी लीव ले लेगी। और नहीं, मेरे ऑफिस में भी मंथ क्लोजिंग है, मैं भी लीव नहीं ले सकती। दोनों बहुओं को ऐसे किनारा करते देख दोनों भाइयों का सिर शर्म से झुक गया और फिर किशोर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कोई तकलीफ उठाने की, हम अपना बुढ़ापा खुद देख लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे ये कैसे बोल रहे हैं आप? अब बच्चों की मजबूरी हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, कुछ दिन आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इस बात पर उस दिन दोनों बेटों की अपनी पत्नियों से खूब लड़ाई हुई और फिर अगले दिन क्या हुआ? तेरी भी लड़ाई हुई क्या सूरज भैया से? पता नहीं क्या घुट्टी पिला रखी है दोनों बेटों को। माँ बाप के आगे कुछ दिखता ही नहीं दीदी। कुछ तो सोचना पड़ेगा यार, वरना आज नहीं तो कल अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इन बुढ़े बुढ़िया की सेवा ही करनी पड़ेगी हम दोनों को। नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं होने दे सकते। वैसे माँ जी को शीशे में उतारना तो आसान है, हाँ, लेकिन ससुर जी का क्या करें? अब एक आइडिया है मेरे पास। इसके बाद दोनों बहनें काफी देर तक फुसफुसाती रही और फिर अगली सुबह, बोलो क्या बात करनी है? बाबूजी, हम दोनों ने बहुत सोचा और फिर हम एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या बात है? सब बोलो ना। हम माँ और बाबूजी का ख्याल रखना तो चाहते हैं, बट उसके लिए या तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर और क्या कर सकती हो? अगर माँ जी हमारे साथ और बाबूजी सूरज भैया के साथ रह ले तो इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो? यहाँ कौन सा बंटवारा हुआ है? सब एक साथ रहते हैं, तो फिर ये कैसे होगा? भैया, हम जायदाद के बंटवारे की बात नहीं कर रहे, बस फ्लोर और रसोई के बंटवारे की बात कर रहे हैं। आप और साक्षी दीदी ऊपर के फ्लोर पर माँ जी को साथ रख लो और हम नीचे के फ्लोर में बाबूजी को रख लेंगे। इससे हम दोनों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और हम ऑफिस के साथ साथ माँ और बाबूजी दोनों का ख्याल रख सकेंगे। साक्षी और मीनाक्षी की इस तरकीब से कोई सहमत नहीं था, लेकिन फिलहाल इनकी बात मानने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था।
तो आखिरकार दोनों बहुओं में घर के साथ साथ सास ससुर का भी बंटवारा हो गया। किशोर और सावित्री कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे थे, लेकिन बच्चों की सहूलियत की खातिर वो इसके लिए भी तैयार हो गए। और फिर अब क्या दीदी, ये दोनों तो अलग रहने को भी तैयार हो गए। आपने तो कहा था कि बंटवारे की बात सुनकर दोनों खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो उल्टा ही हो गया। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है बुड्ढी बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा और ड्रामा करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन से साक्षी और मीनाक्षी हर छोटी बात पर पहले से ज्यादा झगड़ने लगी। नौबत ये आ गई कि दोनों फ्लोर को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर ताला डाल दिया गया, जिसके चलते किशोर और सावित्री कई कई दिनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। और जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो किशोर ने सबको अपने पास बुलाया। देखो भाई, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। मैंने और सावित्री ने फैसला कर लिया है कि हम दोनों अलग नहीं रहेंगे, फिर चाहे कोई हमारी सेवा करे या ना करे। अगर दोनों बहुएं साथ नहीं रह सकती तो हम भी उनके साथ नहीं रह सकते। लेकिन इस उम्र में आप लोग जाएंगे कहाँ? वैसे गांव में पुश्तैनी मकान तो है और वहाँ का हवा पानी भी यहाँ से साफ है। सही कहा बहू, लेकिन वहाँ जाने का हमारा तो कोई प्लान नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ जाकर रह सकते हो, लेकिन वहाँ से जॉब करने में तुम लोगों को दिक्कत होगी और फिर तुम दोनों का साथ में गुजारा कैसे होगा? तो बेहतर यही है कि रवि और सूरज तुम दोनों अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने घर में रहो, जो एक दूसरे से दूर भी हो और जहाँ हमारी जिम्मेदारी भी ना हो। रही बात हमारी, तो मेरी पेंशन इतनी तो आती ही है कि 1-2 नौकर रख सकूं। किशोर ने साफ इशारा कर दिया था कि वो अपने दोनों बेटों और बहुओं को उनके घर से जाने को कह रहे थे, जिससे उनके दोनों बेटों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों बहुओं के चेहरे देखने लायक थे, जिनकी हर चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी। विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुँचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूँ उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग से धार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप 2 ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती है। हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से गरीब ही रहा, लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है। तो अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहाँ आते रहेंगे बार बार? इतना टाइम थोड़ी ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी, तो क्या गांव से कोई नाता नहीं रखोगी अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी? पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर?
मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा। और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले, सुनो जी, हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? और वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब? अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो भैया आप ही देख लो ना ये सब, मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था। आखिर दोनों सगे भाई थे। उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी आ गए आप लोग? थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला? ढेला ही मिलेगा ना, पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए है ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी, पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, तो उन्होंने चुकाया नहीं और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा, जमीन हमारी तो क्या किसी का भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते? अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ये देख रही हो ये बैंक का नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। ये भगवान, अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं ऐसा मत सोचो, वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी लक्ष्मी जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला? जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया। लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिला।